नमस्कार, राधे राधे। एजुकेशन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय भी बोल देते हैं, पूर्व की क्लास में हमने अध्ययन किया। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन्हीं संप्रदायों को दोबारा पढ़ेंगे जो अपने शेष रह गए हैं। तो सबसे पहले अपन जिस संप्रदाय की बात करेंगे तो वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, एक मिनट, तो ये बात आप ध्यान रखें। मनोविज्ञान के संप्रदाय, तो हमने पूर्व की क्लास में व्यवहारवाद संप्रदाय को पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद, या हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं समग्रवाद। समग्रवाद, और या इसे हम बोल देते हैं गेस्टाल्टवाद। इसमें जो गेस्टाल्टवाद शब्द है ये जर्मन भाषा का है। किसका है? जर्मन भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, पूरी साइकोलॉजी में जर्मन भाषा का, यानी सभी तो लैटिन भाषा के हैं, परंतु ये गेस्टाल्ट जो शब्द है ये किस भाषा का है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है संपूर्ण रूप से या समग्र रूप से। समग्र रूप से है, समग्र रूप से। तो गेस्टाल्ट का क्या अर्थ हुआ? समग्र रूप से। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? बहुत ही मजेदार, और यहां से हर बार या तो इससे प्रश्न पूछता है या फिर इसका अधिगम जो सिद्धांत है ना गेस्टाल्टवाद, वहां से प्रश्न पूछता है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिपादक कौन कौन है? तो प्रतिपादक की बात करें तो इनको कर्म, जैसा कर्म मैं लिख रहा हूं वैसा ही याद रखना है, ठीक है। तो पहला है वर्दिमर, फिर है कोहलर, और फिर है कोफका। क्या है? कोफका। क्योंकि ये तीनों एक साथ नहीं जुड़े हैं, ये तीनों अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1912 में वर्दिमर ने इसके अंदर प्रयोग शुरू किया, 1916 में कोहलर ने प्रयोग किया, 1920 में इसने पुस्तक लिखी द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। तो सब अलग अलग समय पे आए, इसीलिए इनके जो कर्म मैंने आपको बताया है वो इसी तरह से ध्यान रखना है। परंतु अगर इसी संदर्भ में बात करें कि वर्दिमर को किस नाम से, या वर्दिमर ने कौन से क्षेत्र में काम किया है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वर्दिमर ने किस क्षेत्र में काम किया। तो ध्यान रखिएगा, वर्दिमर ने प्रत्यक्षण, परकैप्शन जिसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्षण, ध्यान रखिएगा, तीनों ने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। और वो आपको पूछ सकता है, परकैप्शन जिसे बोलते हैं उस क्षेत्र में काम किसने किया है? वर्दिमर ने। वर्दिमर ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में कार्य किया। मैं तीनों का अलग अलग लिखवा रहा हूं, आपको पूछ सकता है वो में कार्य किया। फिर अगर बात करें कोहलर की, कि कोहलर ने किस क्षेत्र में कार्य किया है, तो आप लिख सकते हैं कोहलर ने। अब कोहलर जो थे उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? कोहलर ने जो सिद्धांत बनाया वो किसका बनाया था? अधिगम का, अर्थात लर्निंग का। तो आप लिख सकते हैं अधिगम के क्षेत्र में कार्य किया, अधिगम के क्षेत्र में कार्य किया। अब रह गए कोफका, और कोफका ने किस क्षेत्र में कार्य किया? इन्होंने पुस्तक लिखी थी, परंतु इन्होंने स्मृति पर क्या दिया था? मेमोरी पर बहुत ज्यादा बल दिया था। तो कोफका ने स्मृति अर्थात मेमोरी के क्षेत्र में क्या किया है? कार्य किया है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों बातें क्या है? आपको ध्यान रखनी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट। अब इस सिद्धांत में बात क्या होती है? मैंने बताया सिद्धांत का नाम है समग्रवाद, और समग्र का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। ये समग्रवादी या गेस्टाल्टवादी विचारधारक ये कहते हैं कि कोई भी समस्या हो उसे पहले पूर्ण रूप से देखा जाए और फिर उसे टुकड़ों में क्या किया जाए? बांटा जाए। अर्थात ये सिद्धांत जो संरचनावादियों ने कहा था उसका विपरीत है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था अंश से पूर्ण की ओर, परंतु ये सिद्धांत कहता है पूर्ण से अंश की ओर। उन्होंने कहा था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये कहते हैं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो यानी ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। संरचनावाद किसके विपरीत है? गेस्टाल्टवाद के, और गेस्टाल्टवाद संरचनावाद के विपरीत है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस संप्रदाय, आप लिखेंगे इस संप्रदायों, दिख तो सही रहे ना इसमें, इस संप्रदायों ने
इस अवधारणा पर बल दिया, इस अवधारणा पर बल दिया कि समस्या प्रकरण को पहले संपूर्ण रूप से देखा जाए, फिर उसे टुकड़ों में या आप खंडों में लिख सकते हो, उसे एक ही बात है, ये सीधी सी आम बोलचाल की भाषा में है। ठीक है, पहले संपूर्ण रूप से देखा जाए, फिर उसे टुकड़ों में बांटा जाए, फिर उसे टुकड़ों में बांटा जाए। क्योंकि समस्या को अगर संपूर्ण रूप से नहीं देखा गया, अगर संपूर्ण रूप से नहीं देखा गया, तो पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या है। अगर हम किसी समस्या को पूर्ण रूप से न देखें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हकीकत में प्रॉब्लम है क्या। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहते हैं कि पहले, जैसे एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे ये क्या है, विवाह। हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपके घर से जुड़ा हुआ उदाहरण हो। ये विवाह है, और विवाह के अंदर देखो कितने काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। मिठाई का काम, हलवाई, टेंट का काम, फिर बान का काम, मेहमान आएंगे उनको संभालना है, पानी की व्यवस्था, जब आएंगे तो चाय पानी के लिए भी अलग अलग व्यक्ति। ठीक है, फिर बारात का। तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग है। अगर मैं पहले से इनको ना देखूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा शादी में मुझे क्या करना है। जब ये सारे काम होंगे तो ही तो विवाह माना जाएगा। पहले आपको ये देखना है कि विवाह में कौन कौन से काम होंगे सारे, फिर उन्हें क्या कर दिया जाए, टुकड़ों में बांट दी जाए कि लो भाई मिठाई का काम कौन संभालेगा, टेंट का ये आदमी संभालेगा, बान का काम ये संभालेगा, जब मेहमान आएंगे तो उनकी आवभगत ये आदमी करेगा, पानी ये जलाएगा, बारात को देखभाल कौन करेगा, उनके बैठने की व्यवस्था, अलग अलग व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो कार्य क्या हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। और अगर कह दे कि सारा काम अकेला आदमी करेगा, नहीं कर सकता, तो इन्हें टुकड़ों में पहले संपूर्ण रूप से समझा जाए और फिर उसे क्या किया जाए, टुकड़ों में विभाजित किया जाए। ये किसकी अवधारणा है, ये गेस्टाल्टवादियों की अवधारणा है। तो आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब देखें, तो आप यहां इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि यह संप्रदाय संरचनावाद के विपरीत है। किसके है, संरचनावाद संप्रदाय के विपरीत है। कौन से संप्रदाय के विपरीत है, संरचनावाद की क्या है, बिल्कुल है, विपरीत है। ठीक है, यह संप्रदाय किस सिद्धांत पे चलता है। तो यह संप्रदाय क्या कहता है कि पहले किसी चीज को क्या करो, समझो। यह संप्रदाय समझो और सीखो। सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले आपने कोई मोटरसाइकिल है तो उससे पहले समझो, फिर उसके प्रत्येक पार्ट को समझो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिए, किस सिद्धांत पर काम करता है, समझो और सीखो सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इसमें कौन सीखता है भाई, ध्यान रखिएगा, यहां बुद्धि सीखती है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बुद्धि सीखती है, बुद्धि
सीखती है। ये लो, ये बात भी ध्यान रखना, कौन सीखता है? बुद्धि सीखती है। अब ये कौन से शिक्षण सूत्रों पे काम करता है? तो देखो, दो शिक्षण सूत्र यहां काम आते हैं। शिक्षण सूत्र कौन कौन से? एक तो आ गया पूर्ण से अंश की ओर, अंश की ओर, ठीक है। दूसरे की बात करें तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर। किस ओर से किस ओर है? सॉरी, गलत हो गया क्या? ये संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, पूरा समझना है ना पहले। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, डिटेल बाद में, पहले पूरी समस्या को देखना है। विश्लेषण की ओर, तो ये बात ध्यान रखनी है। पूर्ण था, पूर्ण का अर्थ होता है पूर्ण संश्लेषण होता है, और अंश क्या होता है? विश्लेषण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य बातें थी। अब क्या है, गेस्टाल्टवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने मुख्य नियम बताए हैं। क्या बताए हैं? मुख्य नियम बताए हैं। या हम किसी वस्तु, जो हमारा ज्ञान का भंडार है, जिसे हम ज्ञानात्मक संगठन कहते हैं, वो कहता है कि वो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर या 3 नियमों पर चलता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन को जन्मजात माना है। क्या माना है? जन्मजात। कि ये जो प्रत्यक्ष हमारे अंदर जो 3 नियम होते हैं, ऑटोमेटिक जब हम जन्म लेते हैं तभी से है, ठीक है। तो इनके कितने नियम बताए हैं? जन्मजात माना है इन्होंने 3 नियम बताए हैं। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं, 3 मुख्य नियम बताए हैं। अब ये 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं समानता का नियम। कौन सा नियम है? समानता का नियम। पहले इसको समझ लेते हैं, समानता का नियम क्या है। जैसे हमें देखने में वस्तु की संरचना समान दिखती है। कई बार हम देखते हैं ना, बहुत सारी वस्तुएं देखने में एक जैसी होती है, परंतु उनका गुण, उनका दोष, उनका स्वाद सब क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करें कि यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखने में वस्तु की समान संरचना, समान है संरचना होती है। जैसे अगर बात करें, एग्जाम्पल में बात करें, जैसे आपने इसका टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे, अभिवृद्धि और विकास। दोनों देखने में क्या है? एक जैसे हैं, परंतु दोनों में क्या है? फर्क है। तो समानता का नियम ये कहता है कि देखने में एक जैसे होंगे, परंतु क्या होंगी? उनके अंदर अलग अलग गुण दोष होंगे, ठीक है। उनकी अलग विशेषताएं होंगी, कोई विशिष्ट पहचान रखता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे अभिवृद्धि और विकास दोनों एक ही सिक्के के पहले, परंतु दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो पहला नियम है समानता का नियम। अब दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम है समीपता का नियम। कौन सा? समीपता का नियम। समीपता का नियम। समीपता तो आप जानते हो ना, निकट, नियर बाई, ऐसे बोलते हैं ना, नियर बाई। तो क्या है? ये देखने में समय और स्थान से नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? देखने में बिल्कुल समय और स्थान से क्या होते हैं? बिल्कुल नजदीक होते हैं। जैसे अगर बात करें, मैं कह दूं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो दोनों देखने में क्या है? बाल्यावस्था तो है, परंतु पूर्व और उत्तर दोनों क्या है? समय और स्थान की वजह से बिल्कुल नजदीक होते हैं। ऐसी वस्तुएं में देख, आपने चीकू को देखा होगा और उसके साथ कीवी को देखा होगा। ये देखा है, दोनों एक जैसी शक्ल के हैं, परंतु दोनों के टेस्ट में, दोनों के गुणों में क्या है? फर्क है। समीप्यता तो है कि वो इसकी जैसी दिखाई देती है, तो यही तो कह रहा है कि समीपता कह दो, समीप्यता कह दो। तो ये जो नियम है, ये इनका मुख्य नियम है। तो कहता है कि देखने में वस्तु स्थान व समय के हिसाब से क्या होगी? बिल्कुल क्लोज होगी। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समय व स्थान
से नजदीक या समीप होते हैं। ठीक है, समीप होते हैं। कौन है? वस्तु होती है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा अटका लो। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब देखने में दोनों क्या है? बाल्यावस्था है, परंतु दोनों क्या है? बिल्कुल नजदीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये लो। अब तीसरे की बात करें, इसी में तीसरा आता है निरंतरता। कौन सा? निरंतरता का नियम। जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, कंटिन्यू चलता है। ये जो थ्योरी है, ये जो नियम है, ये क्या चलता है? लगातार, लगातार एक ही दिशा में बढ़ते जाना। निरंतरता का अर्थ होता है लगातार एक ही दिशा में बढ़ते जाना। कैसे? जैसे आप पहले 3rd ग्रेड थे, उसके बाद में आप 2nd ग्रेड टीचर हो गए, फिर 1st ग्रेड टीचर हो गए, कॉलेज लेक्चरर। यानी आपकी दिशा क्या रही? एक ही एक रही। आपने किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयास नहीं किया। वही तो क्या? निरंतरता। हर व्यक्ति अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है ना। बाजार, आपने घर पे सबसे पहले एक छोटी सी दुकान की, परचून की, फिर वो परचून की दुकान बड़ी हुई, बड़ी का थोक हुआ, फिर आप वो और बड़े व्यापारी, उसी क्षेत्र में आप आगे से आगे बढ़ते रहें, तो वो क्या कहलाएगा? आपका निरंतरता का नियम कहलाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं एक ही दिशा, एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो ये 3 इन्होंने मुख्य नियम बताए थे। तो याद रह जाएगा, इतना तो छोटा सा था, कहीं दिक्कत आने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हम नेक्स्ट संप्रदाय की बात करेंगे। नेक्स्ट संप्रदाय कितना नंबर है वो आप लगा लीजिएगा। नाम है आपका संज्ञानवाद। संप्रदाय कौन सा है? संज्ञानवाद। जैसे कि इसमें ज्ञान शब्द आ गया, और ये सबको पता है कि संज्ञानवाद रीट के लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है, 2nd ग्रेड के लिए और 1st ग्रेड के लिए, क्योंकि यहां से प्रश्न कन्फर्म पूछता है। तो इसके प्रतिपादक कौन है संज्ञानवाद के? तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। ये बात पहली तो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे गुरुजी। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। अब इनका साथ किस किस ने दिया है? अगर मैं समर्थक विद्वानों की बात करूं तो किस किस ने दिया है? तो आप लिख सकते हैं समर्थक। तो इनके साथ देने वाले थे जेरोम ब्रूनर, कोल्ट लेविन, वाइगोस्की। इन विद्वानों ने संज्ञानवाद का क्या दिया है? साथ दिया है। और संज्ञानवाद क्या कहता है? वैसे संज्ञानवाद को हम निर्मितवाद भी बोल सकते हैं। यह संप्रदाय क्या कहता है? यह कहता है कि हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं, हमारी जो मानसिक क्रियाएं, जैसे तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, तर्क वितर्क है, समस्या समाधान है, ये सब क्या है? इस संप्रदाय, यानी वो किससे काम करती है? ये किससे काम करती है? संज्ञान से करती है। अगर आपके पास पहले से उस संबंध में जानकारी है तो आप इस संबंध में बात कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। कि आप पहले से किसी वस्तु को जानते हैं, पहले से थोड़ा सा जानते हैं, तो आप उस वस्तु के बारे में 2 शब्द, अगर आप जानते ही नहीं, आपकी बुद्धि के अंदर वो चीज है ही नहीं, तो आप कैसे बता दोगे? सीधा सा फॉर्मूला है। संज्ञान का अर्थ है कि वो वस्तु आप पहले से, आपके थोड़ी बहुत जानकारी में, तो आप उस वस्तु के बारे में बता दोगे। अगर आप उस वस्तु के बारे में नहीं जानते तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि सोचने का काम बुद्धि का है। और बौद्धिक जो कार्य हैं, जैसे चिंतन है, कल्पना है, तर्क है, समस्या समाधान है, तो ये प्रश्न कब आएंगे? जब आपको उस वस्तु का ज्ञान होगा। तो आप इसमें लिखेंगे संज्ञानवाद को निर्मितवाद भी बोला जाता है, ये भी लिखिएगा आप। संज्ञानवाद को निर्मितवाद भी बोला जाता है, निर्मितवाद भी बोला जाता है, भी कहा जाता है। ओके, फिर इसके अंदर आप लिखेंगे, क्या लिखना है? कि यह संप्रदाय मानसिक क्रियाओं, यह संप्रदाय मानसिक क्रियाओं, जैसे मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी मैंने अभी बताया था। मानसिक क्रियाओं से तर्क जब करते हैं ना, रीजनिंग, एक दूसरे से तर्क वितर्क, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। तर्क, कल्पना,
जानते हो इमेजिन जब आप करते हो, चिंतन थिंकिंग, जब आप किसी वस्तु के बारे में सोचते हो ना, जो वो सोचा हुआ कार्य क्या होता है, सफल हो जाता है। इसीलिए कहता है, ठीक है, चिंतन, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। ये कहता है इनके बिना मनोविज्ञान चल ही नहीं सकती, और बुद्धि के बिना तो दिख ही रहा है कि बौद्धिक क्रियाओं के बिना मनोविज्ञान तो संभव है ही नहीं। तो ये अपने संप्रदाय पढ़ लिए हैं। आगे जो हम जो रह गए 14-15 संप्रदाय हैं, तो ये 6 नंबर 7 नंबर होगा शायद, इतना ही है। तो आगे की क्लास में लगातार संप्रदायों को पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।